लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए ये जो चैनल है डेडिकेटेड है बिहार के किसी भी एग्ज़ाम हो रहा है या रेलवे का एग्ज़ाम हो रहा है तो हम अलग अलग बुक से जीके कवर कराते हैं। ठीक है, अभी देखिए ड्यूटेरिया का मैं हिस्ट्री जो है ऑलरेडी मैं अपलोड कर दिया हूँ 3-4 घंटा का एक मास्टर वीडियो। ये ड्यूटेरिया का एक रिवीजन नोट्स है और रिवीजन नोट्स का मतलब हुआ कि आप कहीं भी पढ़े हैं तो एक बार इसको ज़रूर देख लीजिए, आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं जीव विज्ञान जो बायोलॉजी है उसका हम लोग पूरा कवर करेंगे, एक मास्टर वीडियो रहेगा। ये रिवीजन क्लास नोट्स है ड्यूटेरिया का और बीपीएससी एडीओ बैच के लिए उसके पर्पज से ये बनाया गया। ठीक है, हालांकि सभी एग्ज़ाम के लिए है ये। तो टॉपिक क्या है? तंत्रिका तंत्र, और ये पूरा हम लोग कंप्लीट करेंगे। आप लोग बने रहिएगा, इसमें आपका एक बार रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए तंत्रिका तंत्र जो होता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क आता है और रीढ़ की हड्डी और परिधीय तंत्रिका तंत्र। ठीक है, तंत्रिका तंत्र जो नर्वस सिस्टम जिसको बोलते हैं, यह शरीर का मुख्य तंत्र होता है। क्या होता है? ये शरीर का मुख्य तंत्र होता है जो शरीर के समस्त भागों से संवेदनाओं को प्राप्त करता है। जितना हमारा बॉडी सेंस करता है, हर एक पार्ट से वो क्या करता है? संवेदनाओं को प्राप्त करता है पूरे शरीर से और उनके प्रत्युत्तर रिस्पॉन्स देता है। क्या करता है? वो रिस्पॉन्स देता है। ठीक है, तंत्रिका तंत्र की क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो देखिए तंत्रिका तंत्र को 3 भागों में बांटा गया है। पहले सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसको केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं। दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम परिधीय तंत्रिका तंत्र, और एक है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जिसको हम लोग स्वायत्त तंत्रिका तंत्र कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए इसको भी डिवाइड किया गया है। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है इसको 2 भाग में डिवाइड किया गया है। एक हमारा ब्रेन होता है मस्तिष्क, और एक हमारा होता है मेरुरज्जु जिसको हम लोग स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। ठीक है, उसी तरह से देखा जाए तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को भी 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है कर्नियल नर्व जिसको कपाल तंत्रिका कहते हैं, एक होता है स्पाइनल नर्व जिसको हम लोग मेरु तंत्रिका कहते हैं। उसी तरह से देखा जाए तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को भी 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है अनुकंपी तंत्रिका तंत्र और एक होता है प्रानुकंपी तंत्रिका तंत्र जिसको हम लोग बोलते हैं सिंपैथिक नर्वस सिस्टम, और एक होता है पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इमेज के थ्रू भी समझाया गया है यहाँ पे। ठीक है, तो इसको आप लोग देख सकते हैं। देखिए ये जो दिया गया स्पाइनल कॉर्ड है और जो ये हमारा ब्रेन है ना, और इस तरह से ये सारी चीज़ें। चलिए हम लोग आगे जब हम इसको पढ़ेंगे धीरे धीरे क्लियर होते जाएगा। ठीक है, देखिए मस्तिष्क क्या है? मस्तिष्क कपाल गुहा जो कर्नियल कैविटी में स्थित होता है। ठीक है, जो कपाल अस्थियों द्वारा ढका होता है और मस्तिष्क के चारों ओर 3 मस्तिष्कावरण मीनिंगेज पाए जाते हैं जिनमें होता है पायोमेटर, इक्रोनायड और एक ड्यूरामेटर। ठीक है, इनके बीच सेरिब्रो स्पाइनल तरल भरा होता है जो मस्तिष्क के आघातों से बचाता है। जैसे कि आप लोग इमेज में देख सकते हैं, यहाँ पे ये ब्रेन है और ब्रेन में ये जो दिखाया गया यहाँ पे देखिए पूरा मस्तिष्क के भाग को दिखाया गया है। ठीक है, और इसमें एक जैसे कि क्या एक तरल भरा रहता है ना, उसको पूरा वो मस्तिष्क के आघातों से बचाता है, मस्तिष्क को बचाता है। ठीक है, अच्छा, मानव मस्तिष्क 3 भागों में विभाजित है। एक है अग्र मस्तिष्क जिसको हम लोग फोर ब्रेन बोलते हैं, एक होता है मिड ब्रेन मध्य मस्तिष्क होता है, और एक होता है हिंड ब्रेन पश्च मस्तिष्क होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे पूरा दिखाया गया है। ये जो है पश्च मस्तिष्क है, देखिए यहाँ पे ये जो है पश्च मस्तिष्क है। ठीक है, ये है मिड, ये वाला मिड है। ठीक है, और ये वाला है अग्र है, ये देख रहे हैं ये वाला अग्र है। तो यहाँ पे इमेज के थ्रू भी आप समझ सकते हैं। चलिए, अग्र मस्तिष्क जो होता है ये हमारे मस्तिष्क का बड़ा भाग होता है, लगभग 2/3 2/3 होता है। ठीक है, तो बड़ा भाग होता है। इसका कार्य क्या है दोस्तों? सोचना, समझना, खाना, पीना, भूख लगना, प्यास लगना, जो हमारी भावनाएं होती है, इमोशंस होते हैं, ऐच्छिक क्रिया आदि को नियंत्रित करता है। अब देखिए अग्र बोलेंगे ना तो अग्र का मतलब होता है कि हेड यही है, और हेड में जो मेन कार्य होते हैं, जो मेन फंक्शन होते हैं वो यहीं पे होते हैं। और मेन क्या होता है दोस्तों? हम थिंकिंग करते हैं, हमेशा हम लोग सोचते रहते हैं। सबसे मेन तो हमारा बॉडी थिंकिंग करता है, सोचते हैं। तो सोचना,
समझते हैं, अगर कोई कुछ बोलता है तो समझते हैं, या किसी भी चीज़ को समझते हैं, आंखों के देखी हुई हर एक चीज़ों को समझते हैं। तो ये समझना हो गया। खाना पीना, भूख प्यास, भावनाएं, मतलब जितनी मेन चीज़ें हैं और जो मेन मस्तिष्क है वही करता है, ठीक है। तो मेरा टारगेट है आपको याद करा देना, यहाँ से रिवीजन करा के आपको दोबारा यहाँ से कन्फ्यूजन नहीं होना, ठीक है। अब अग्र मस्तिष्क का जो है उसके बाद से देखिए, इसमें होता है एक प्रमस्तिष्क गोलार्ध होता है जिसको सेरिब्रम बोलते हैं, ठीक है, जिसको सेरिब्रम बोलते हैं। यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है जो नियंत्रित करता है सोच को, स्मृति को, स्वैच्छिक गतिविधियाँ, स्पर्श को, स्वाद को, दृष्टि आदि को क्या करता है, नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। सेरिब्रम जो प्रमस्तिष्क का जो गोलार्ध है जिसको सेरिब्रम बोलते हैं, वो इन सारी चीज़ों को क्या करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है। अच्छा, इसके कुछ निम्न प्रकार हैं। तो फ्रंटल, जिसमें पढ़ना हो गया, लिखना हो गया, बोलना हो गया, सोचना हो गया, तर्क करना हो गया, सीखना, बोलने के लिए एरिया को कैश एरिया कहते हैं, ठीक है। तो ये फ्रंटल में ये सारी चीज़ें होता है। टेम्पोरल एक होता है जिसमें सुनना, समझना, भाषण देना, इसमें हिपोकैम्पस पाया जाता है जो याददाश्त को मजबूत रखता है। बातों को समझने के एरिया टेम्पोरल में ही होता है, ठीक है। तो ये सारी जो फंक्शन होती है वो एरिया बताया जा रहा है कि यहाँ पे ये चीज़ें होती है, ठीक है, जिसे हम लोग वेर्निक्स एरिया कहते हैं। क्या बोलते हैं, वेर्निक्स एरिया बोलते हैं, ठीक है। और एक होता है पेराइटल होता है। पेराइटल में हम लोग स्वाद और स्पर्श या दाब को हम लोग महसूस कर पाते हैं, ठीक है। स्वाद अगर कुछ है, कोई चीज़ हमको स्पर्श कर रहा है या हम किसी को स्पर्श कर रहे हैं। ऑक्सीपिटल एक होता है जिसे देखने की जो होती है, देखना जो होता है, वो सारी चीज़ें फंक्शन यहाँ पे होती है, ठीक है। तो ये जो टर्म आ रहे हैं थोड़ा सा इसको याद करते जाइएगा, ठीक है। चलिए, एक होता है थैलमस, एक होता है थैलमस। थैलमस में क्या होता है दोस्तों, यह विभिन्न संवेदनाओं को मस्तिष्क के विभिन्न भागों में भेजना इसका काम है। जितनी सेंसिटिविटी होती है, संवेदना होती है, वो मस्तिष्क के विभिन्न भागों में वो भेजता है उसको। थैलमस ग्रंथि, एक ग्रंथि है, ये ग्लैंड है, ठीक है, थैलमस। जिसमें देखिए दर्द हो गया, आपके बॉडी में कहीं भी दर्द हो रहा है तो थैलमस, मतलब याद करने का थोड़ा सा आप लॉजिक भी रख सकते हो। थैलमस, दर्द होगा थैलमस, नींद भी आएगी तो थैलमस। सतर्कता से संबंधित संवेदनाओं को नियंत्रित करता है, जो भी आपकी सतर्कता है, ठीक है, उससे संबंधित जितनी संवेदनाएं हैं सबको नियंत्रित करता है। उसके बाद आ जाएगा उसका बड़ा भाई हाइपोथैलमस। ये बड़ा भाई है, ये शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। बॉडी में हीट होना, वो सारी जो बॉडी में हीट होता है, तापमान होता है ठंडा या गर्म, उसको नियंत्रित करता है। उसमें एहसास को भी करता है, भावनाओं को भी नियंत्रण करता है, जिसमें दोस्ती, आप जब किसी से दोस्ती करते हैं तो आपकी क्या भावनाएं होती है, दुश्मनी हो गया, प्रेम हो गया, ईर्ष्या हो गया, ये सारी चीज़ों को क्या करता है, हाइपोथैलमस नियंत्रित करता है। यह अंतःस्रावी तंत्र को पीयूष ग्रंथि के माध्यम से नियंत्रित करता है, ठीक है। ये भी पूछ सकता है कि कैसे नियंत्रित करता है, तो ये क्या करता है, अंतःस्रावी तंत्र को पीयूष ग्रंथि के माध्यम से नियंत्रित करता है। अब आता है मिड ब्रेन। जो मिड ब्रेन है ना, ये मस्तिष्क का छोटा भाग है, ठीक है, छोटा भाग होता है, और जो कि ब्रेन स्टेम का एक भाग होता है, ठीक है। यह अग्र मस्तिष्क को पश्चिम मस्तिष्क से जोड़ता है, ये कनेक्टिविटी का काम करता है। जो मस्तिष्क होता है ना आगे वाला, उसके पीछे वाले भाग से जोड़ता है, ठीक है। तो उसका ये है, यह कुछ प्रतिवर्ती क्रियाओं को भी नियंत्रित करता है, जैसे दृष्टि, श्रवण से संबंधित, प्रकाश, ध्वनि के आने पर अनैच्छिक गति करना, ठीक है। तो इसका ज़्यादा रोल नहीं है मिड ब्रेन का, लेकिन थोड़ा बहुत ये भी काम करता है, ठीक है। फिर आ जाता है आपका हिंड ब्रेन, पश्चिम मस्तिष्क आ जाता है। पश्चिम मस्तिष्क क्या करता है दोस्तों, यह मस्तिष्क का दूसरा बड़ा भाग होता है। सबसे पहले अग्र मस्तिष्क सबसे बड़ा, फिर बीच में मिड ब्रेन छोटा काम हो रहा था, छोटा काम रहा, ज़्यादा काम नहीं है। अब फिर बाद आ जाती है हिंड ब्रेन, बड़ा पश्चिम मस्तिष्क का, ये दूसरा बड़ा भाग है। यह हमारे जीवन के आधारभूत क्रियाओं जैसे कि सांस लेना, दिल का धड़कन आदि को नियंत्रित कर संतुलित करता है। तो इसका भी काम थोड़ा है, जैसे कि सांस लेना। अब कोई बोले भी कि सांस लेना कौन सा ब्रेन सेंस करता है, नियंत्रित करता है, कौन उसको माने ये करता है, तो भाई जो पश्चिम मस्तिष्क है वह सांस लेना, दिल का धड़कन आदि को नियंत्रित और संतुलित करता है, ठीक है। जब पश्चिम मस्तिष्क का भी कुछ भाग है, कुछ उसके भी है पार्ट्स है, जैसे सेरेबेलम होता है। सेरेबेलम जो होता है, जिसको अनुमस्तिष्क भी हम लोग बोलते हैं, वो संतुलन का होता है, समन्वय होता है, शरीर की मुद्रा जो है, हम किस मुद्रा में है, ऐच्छिक मांसपेशियों के कार्य को ये करता है, ठीक है। उसमें
एक पोन्स भी होता है। पोन्स क्या करता है, यह सेरिबेलम एवं स्पाइनल कॉर्ड के बीच संधि का काम करता है। पोन्स याद रखिएगा, पोन्स क्या करता है, आप देखिए यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, ये पोन्स है, ये जो है ना, ये देखिए ये पोन्स है, ठीक है। ये क्या काम करता है, यह सेरिबेलम एवं स्पाइनल कॉर्ड के बीच के संधि का काम करता है, ठीक है, ये संधि का काम करता है। और सोते समय सांस लेना ये पोंस से ही होता है, पोंस में ही ये चीज़ें होती है, ठीक है, सेंस करता है उसको। मेडुला ऑब्लोंगेटा एक आ जाता है। देखिए मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है ना, ये एक मतलब पूछता है बहुत सारे, जिसमें अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा क्या करता है, ये अनैच्छिक क्रियाओं को, और देखिए मेडुला ऑब्लोंगेटा यहाँ पे आपको दिख जाएगा, ठीक है, देखिए यहाँ पे मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, जैसे सांस आपके बिना इच्छा का भी सांस माने चलता रहता है, अनैच्छिक क्रिया है। हृदय की गति, रक्तचाप, खांसना, छींकना, ये सारी जो अनैच्छिक क्रिया होती है, अनैच्छिक मतलब जो हमारे मर्जी के बिना होती है, मतलब जिसमें हमारा कंट्रोल नहीं है, ठीक है, वो अनैच्छिक क्रिया है। तो वो उसमें मेडुला ऑब्लोंगेटा उसको नियंत्रित करता है। अब आ जाती है कि भाई मेरुरज्जु क्या है, स्पाइनल कॉर्ड आप लोग पढ़े होंगे ना, देखिए स्पाइनल कॉर्ड का आप लोग इमेज यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, ये आपका स्पाइनल कॉर्ड है। तो ये मस्तिष्क से लेकर के लोअर बैक तक की जो आपका पीछे का ये होता है ना, थाई नहीं बोलते इसको, हिप यहाँ तक ये जाता है, पीछे मस्तिष्क से लेकर के गर्दन आपका जो पीछे वाला होता है, इसका कार्य यह मस्तिष्क एवं शरीर के बीच मध्यस्थ का कार्य करता है, अर्थात शरीर से संवेदना ग्रहण करना और प्रत्युत्तर देना, ठीक है, प्रत्युत्तर देना। अरे रीढ़ की हड्डी बोलते हैं ना, रीढ़ की हड्डी, ठीक है। मेरुरज्जु प्रतियोगी क्रियाओं, जैसे क्रियाओं जो तीव्र गति से बिना मस्तिष्क को सोचे होती है, को नियंत्रित करता है। ये जो मेरुरज्जु है ना, स्पाइनल कॉर्ड है, ऐसी क्रियाओं को नियंत्रित करता है जो मस्तिष्क के बिना सोचे होती है। सोचिए, इसका भी बहुत बड़ा रोल है। तो मस्तिष्क के बिना सोचे क्रियाओं को नियंत्रित करने के लिए कौन, मेरुरज्जु प्रतियोगी क्रिया ये काम करता है, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। अच्छा, इसमें कुछ चीज़ें हैं जो गर्म बर्तन को हाथ से हटाना, आप सोचते भी नहीं कि मुझे हटाना है, जैसे कुछ चीज़ छूते हैं गर्म, अरे मतलब धाए दे हटा देते हैं, भोजपुरी भाषा है, धाए दे, झट से हटा देते हैं, मतलब सोचते भी नहीं कि हटाना है, तब तक हट जाता है आपका। तो ये कौन करता है भाई, तो स्पाइनल कॉर्ड का। कांटों को चुभने पे पैर को हटाना, भाई जैसे ही मतलब सोचिए आप कील है पूरा चुभता भी नहीं तब तक हटा दे, थोड़ा सा टच करता है तो आपका सेंस कर लेता है तुरंत ये चीज़ें ना। स्वादिष्ट खाने पे मुंह में पानी आ जाना, भाई ये तो स्पाइनल कॉर्ड का ही काम है, मतलब पानी आ जाना मुंह में। सोचो, वो आपके नियंत्रण का नहीं, वो मस्तिष्क वहाँ तक सेंस करने से पहले वो चीज़ें हो जाती है। आँखों की ओर आती हुई वस्तु देख के पल के गिराना, सोचिए कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ चीज़ की आपके सामने आता है, आप हट जाते हो, आंख बंद कर लेते हो ना, तो ये सारी चीज़ें आपका स्पाइनल कॉर्ड। अच्छा, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो पीएनएस है, जो परिधीय तंत्रिका तंत्र, उसका भी कुछ काम है। ये मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु से बाहर की ओर निकलने वाली तंत्रिकाओं को परिधीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं। ये दो प्रकार की होती है, एक संवेदी तंत्रिका तंत्र, शरीर से मस्तिष्क तक संवेदना ले जाती है, ये हमारे बॉडी से मस्तिष्क तक परिवहन का काम करती है, ले जाती है। एक चालक तंत्रिका तक, ये मस्तिष्क से शरीर तक संवेदना ले जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। परिधीय मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल मतलब भाई ये एक तो होता है संवेदी तंत्रिका तंत्र जो शरीर से मस्तिष्क तक ले जाता है, और एक होता है चालक तंत्रिका तंत्र, ये क्या करता है ना, मस्तिष्क से शरीर तक संवेदना को पहुंचाता है, ठीक है। अगर मुझे दाहिना हाथ उठाना है ना, तो दाहिना हाथ उठाना है तो मस्तिष्क हमको ये बात बोलेगा कि भाई दाहिना हाथ उठाना है, तो मस्तिष्क से आएगा यहाँ तक, चालक तंत्रिका लेके आएगा भाई तुम दाहिना हाथ उठो, अब ऐसा समझ रहे हैं ना। तो ये सारी चीज़ें गतिविधियाँ होती है ना पीएनएस के भाग। कपाल तंत्रिका तंत्र, देखिए एक होता है कपाल तंत्रिका तंत्र, ये मस्तिष्क से जुड़ी होती है तथा 12 जोड़ी पाई जाती है। ये सवाल पूछा भी है कि कपाल तंत्रिका तंत्र कितनी जोड़ी होती है, तो ये 12 जोड़ी होती है कपाल, ठीक है। कर्नियल, इसको नर्वस बोलते हैं। एक मेरु तंत्रिका तंत्र, स्पाइनल नर्वस जो होता है, ये स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ी होती है और ये 31 जोड़ी होती है। तो ये दोनों नंबर आप याद रखेंगे, कपाल तंत्रिका तंत्र 12 होता है और जो मेरु तंत्रिका तंत्र है वो 31 होता है, तो दोनों को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब आ जाता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, जिसको स्वायत्त तंत्रिका तंत्र बोलते हैं, ऑटोनोमिक। अब देखिए ये सभी चालक तंत्रिकाओं के बने होते हैं, ये सारे अनैच्छिक क्रियाओं को करता है जो स्वतः हो जाते हैं। सोचिए, मतलब नाम से ही पता चलता है ऑटोनोमिक, ऑटोमोटिव ना बोलते कि ऑटो मोड पे लगा दो, वो अपने आप चलेगा, अपने आप ही, मतलब आपको उसमें कुछ नहीं करना है। तो वो ऐसे क्रियाओं को नियंत्रित करता है जो स्वतः हो जाते हैं, ठीक है। जैसे हार्ट बीट, सोचो
हार्ट बीट कभी आपसे पूछ के चलता है या आपकी इच्छा से चलता है? कभी भी किसी भी स्थिति में रहो हार्ट बीट चलता है, वो स्वयं अपना चलता है। अगर जिस दिन हार्ट बीट रुक गया आप रुक जाओगे, आपकी ज़िंदगी रुक जाएगी, सांसें रुक जाएगी। ब्रीदिंग जो है, पाचन जो है, पाचन को आप ना रोक सकते हो, ना बढ़ा सकते हो, ना कम कर सकते हो। पुतली का आकार बढ़ाना, आपकी आँख पता है, आपके आँख को पता है कि कब कम करना है, कब ज़्यादा करना है। तो ये सारी जो चीज़ें होती है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम से होती है, ठीक है। बिना सोचे समझे शरीर की क्रियाओं को नियंत्रित करता है ये, ठीक है। ऐसी क्रिया को नियंत्रित करता है जो बिना सोचे समझे क्रिया होती है, ठीक है। ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, ठीक है, इसको बोलते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। देखिए एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ कि जो चीज़ें होती है ना, ये चीज़ें होती है, ये मतलब ये जो अनुकंपी तंत्रिका तंत्र होती है, इसमें लड़ उड़ो के कार्य होता है, ठीक है। लड़ उड़ो के कार्य मतलब डू या डाई जो बोलते हैं ना दोस्तों, डू या डाई वाला काम होता है इसमें। आपात स्थिति में शरीर को उसे सामना करने लायक बनाता है और चिंता, खतरा, भय आदि की स्थिति से यह कार्य करता है, ठीक है। तो ये आपका बहुत जरूरी अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। दिल की जो धड़कन बढ़ा देता है, जब आप देखते हो ना किसी लड़की को या कुछ भी मतलब खतरा ऐसा चीज़, तो आपकी दिल की धड़कनें बढ़ जाती है ना, श्वसन ऊर्जा को भी बढ़ा देता है, ठीक है। तो ये सारी जो क्रियाएं होती है अनुकंपी तंत्रिका तंत्र के द्वारा होती है, उसका नियंत्रण होता है, ठीक है। एक परानुकंपी तंत्रिका तंत्र होता है, इसमें क्या होता है ना, ये शरीर को सामान्य स्थिति में लाता है, ये आपके बॉडी को सामान्य स्थिति में लाता है और आराम एवं शांत स्थिति में यह कार्य करता है, ठीक है। दिल की धड़कन को धीमा एवं पाचन की क्रिया को बढ़ाता है ये। तो परानुकंपी तंत्रिका तंत्र का काम आप समझ गए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अब दूसरा टॉपिक आ जाता है स्रावी ग्रंथियाँ, ग्रंथियों और पिट्यूटरी ग्रंथि की हार्मोन मानव प्रजनन तंत्र टॉपिक हो गया, वो आप लोग समझ गए, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारा है स्रावी तंत्र, ग्रंथियाँ और पिट्यूटरी ग्रंथियों का हार्मोन मानव प्रजनन में सबसे पहले समझेंगे ग्लैंड क्या होता है। ग्लैंड शरीर में कुछ विशेष घनकार उपकला ऊतक की बनी थैलीनुमा संरचनाएं होती हैं जो कि शरीर की उपापचयी क्रियाओं के लिए आवश्यक पदार्थों जैसे लार, एंजाइम, हार्मोन, अश्रु, स्वेद, तेल आदि का स्रावन करती है, वो ग्रंथियाँ कहलाती है, ठीक है। ग्रंथि समझ गए क्या होता है, शरीर में कुछ विशेष घनकार उपकला ऊतक बनी होती है, थैलेनुमा संरचनाएं होती है जो कि शरीर की उपापचयी क्रियाओं के लिए आवश्यक होती है, जिसमें लार, एंजाइम, हार्मोन, अश्रु, स्वेद, तेल आदि का स्रावण होता है। वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है ग्लैंड कहलाता है, ठीक है, वो ग्लैंड कहलाता है, याद रखिएगा। अब देखिए स्राव के आधार पर ग्रंथियाँ तीन प्रकार की होती हैं। एक होता है अंतःस्रावी ग्रंथि जिसको एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, एक बहिःस्रावी ग्रंथि होती है और एक होती है मिक्स्ड ग्लैंड होता है, मिश्रित ग्रंथि होती है। इनके बारे में हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। अंतःस्रावी ग्रंथि ऐसी ग्रंथि जो केवल हार्मोन का स्रावन करती है, बहुत आसान है। अंतःस्रावी में सिर्फ और सिर्फ हार्मोन, क्या सिर्फ और सिर्फ हार्मोन का स्रावन होता है। यह नलिका विहीन ग्रंथियाँ होती है, नलिका इसमें नहीं होता है, ठीक है, इसमें नलिका नहीं होता। आप लोग नलिका जानते हैं ना किसको बोलते हैं, ऐसे पतला पतला नलिका यहाँ होती है, ठीक है, नलिका विहीन होता है, ठीक है। और ये अपने हार्मोन को सीधे रक्त के प्रवाह से मुक्त कर देते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, अपने हार्मोन को सीधे रक्त के प्रवाह से क्या करते हैं, तो मुक्त कर देते हैं, ठीक है। जैसे आप पीयूष ग्रंथि को ले लीजिए, पिट्यूटरी ग्लैंड आदि ब्रिक हो गया, थायराइड हो गया, पैराथायराइड हो गया, थाइमस हो गया, पिनियल ग्रंथि हो गया, वो एग्जाम्पल है सबके, ठीक है। और जो बहिःस्रावी ग्रंथि होती है, ऐसी ग्रंथियाँ जो हार्मोन को छोड़ करके अन्य लगभग सभी आवश्यक पदार्थों का स्रावन करती है। बहिःस्रावी में हार्मोन नहीं होता है, तो सवाल ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, ठीक है। ये बहिःस्रावी में क्या होता है, हार्मोन नहीं होता है, हार्मोन छोड़ करके सभी पदार्थों का वो श्रवण करता है। और ये नलिका युक्त ग्रंथियाँ होती है, इसमें नलिका के माध्यम से ही इसमें होता है, नलिका युक्त होती है। जैसे लार ग्रंथि, आंसू ग्रंथि, मोम ग्रंथि, दुग्ध ग्रंथि, तेल ग्रंथि आदि है, ठीक है। अब मिश्रित ग्रंथियाँ ऐसी ग्रंथियाँ जो हार्मोन के साथ साथ अन्य पदार्थों को भी स्रावित होती है। तो ये बहुत आसान है, सिंपल है कि जो अंतःस्रावी है वो क्या करता है, हार्मोन को सिर्फ करता है। बहिःस्रावी हार्मोन को छोड़ के बाकी सबको करता है। और मिश्रित क्या करता है, सभी को करता है, सभी को करता है। जैसे कि अग्नाशय हो गया, जनद हो गया, बृहस्पति अंडाशय हो गया, ठीक है। अच्छा अब देखते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियाँ का क्या है।
तो अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होने वाले पदार्थ जो कि कार्बनिक पदार्थ होते हैं, ये पदार्थ शरीर के विभिन्न भागों को कार्य करने या कार्य रोकने के लिए संदेश पहुंचाते हैं। इसी कारण यह शरीर का रासायनिक संदेशवाहक कहा जाता है। ठीक है, संदेशवाहक कहा जाता है। ये कार्य करने और कार्य को रोकने के लिए संदेश पहुंचाते हैं। ठीक है, हार्मोन रासायनिक रूप से प्रोटीन जैसे इंसुलिन, वृद्धि हार्मोन आदि, अमीनो अम्ल जैसे कि एड्रेनलिन, थायरॉक्सिन, लिपिड जैसे कि लिंग हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, एड्रोजन और एस्ट्रोजन होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें समझ गए आप। एक बार और थोड़ा आपको बता दूँ ये चीज़ें क्या क्या होती है। ये हार्मोन में क्या होते हैं, प्रोटीन में ये हार्मोन रासायनिक रूप में होते हैं। जैसे कि प्रोटीन में तो इंसुलिन आ जाएगा, वृद्धि हार्मोन आ जाएगा, अमीनो अम्ल में भी होते हैं जैसे कि एड्रेनलिन आ जाएगा, थायरॉक्सिन आ जाएगा, और लिपिड में भी होते हैं जैसे कि लिंग हार्मोन में टेस्टोस्टेरोन होता है, प्रोजेस्टेरोन होता है, एड्रोजन होता है और एस्ट्रोजन होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा अंतःस्रावी ग्रंथियाँ में जिसमें सिर्फ हार्मोन का ये रहता है। ठीक है, हार्मोन का स्त्राव करती है। पीयूष ग्रंथि आते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड देखते हैं। यह सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है क्योंकि यह अग्र मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस भाग में होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ होता है, ये भी सवाल पूछा हुआ है। तो ये होता है अग्र मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस भाग में स्थित है। और हाइपोथैलेमस के लिए मैंने क्या बताया था, पीछे हम लोग पढ़े थे कि वो तापमान को नियंत्रित करता है। किसको, बॉडी के तापमान को नियंत्रित करता है। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस में क्या होता है, तो पीयूष ग्रंथि होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। इसे अक्सर मास्टर अंतःस्रावी ग्रंथि भी कहा जाता है क्योंकि ये अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्यों का नियंत्रण करता है। तो भाई ये तो मास्टर ग्लैंड है क्योंकि ये बाकी ग्रंथियों को कंट्रोल करता है, सबको नियंत्रण करता है। ठीक है, यह दो पिंडों से बना होता है, अग्रपिंड और पश्चपिंड। अग्रपिंड से क्या क्या स्रावित होता है, तो STH-GH होता है, PRL-LTH होता है, TSH होता है, GTH होता है और ACTH होता है। ठीक है, अग्रपिंड से निकलने वाले हार्मोन के नामकरण जैसे कि उत्तेजित करना और प्रेरित करना। तो भाई जो अग्रपिंड से निकलने वाले हार्मोन है उसमें क्या जाता है, आपको स्टिमुलेटिंग अगर हार्मोन आएगा तो भाई वो अग्रपिंड से निकलेगा, वो आपको एक्साइटेड करेगा। और एक ट्रॉपिक प्रेरित करेगा, आपको क्या करेगा, प्रेरित करेगा। ठीक है, नामकरण जैसे लक्षित अंग प्लस नेचर प्लस हार्मोन। देखिए नामकरण में क्या है, TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसका नाम मतलब देखिए इसका जो नाम है ना ये दिया हुआ है। STH-GH में क्या होता है, सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन या ग्रोथ हार्मोन भी बोलते हैं इसको। ठीक है, LTH का होता है लैक्टोट्रॉफिक हार्मोन। ACTH का होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स ट्रॉपिक हार्मोन, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन। GTH गोनाडोट्रॉपिक हार्मोन। दोस्तों बहुत बार ऐसा होता है ना कि इसका फुल फॉर्म भी पूछ देता है। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा इसको याद रखिएगा तो काम आएगा। ठीक है, TSH से थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, STH से सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन या ग्रोथ हार्मोन, GH दिया ना, या इसको मतलब दोनों बोलते हैं। LTH में होता है लैक्टोट्रॉपिक हार्मोन और ACTH में होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स ट्रॉपिक हार्मोन या एड्रिनो कॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन। ठीक है, GTH में होता है गोनाडोट्रॉपिक हार्मोन। अच्छा, हार्मोन को कम या ज़्यादा होने से क्या होता है, तो हाइपो अल्पस्रावन होता है, हाइपर से अतिस्रावन होता है। ठीक है, तो हार्मोन के संतुलन होने वाले रोग को क्रियात्मक रोग कहते हैं। क्या होता है, फंक्शनल डिजीज कहते हैं। देखिए जब हार्मोन के असंतुलन हो जाता है ना, जब हार्मोन ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए तो उससे जो रोग होता है उसको हम लोग फंक्शनल डिजीज कहते हैं। क्या बोलते हैं, क्रियात्मक रोग बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अब आइए देखते हैं कि वृद्धि हार्मोन क्या होता है, STH क्या होता है। और STH का फुल फॉर्म मैंने क्या बताया था, तो सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन या ग्रोथ हार्मोन आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है, यह हार्मोन हमारे शरीर की अस्थियों मांसपेशियों के वृद्धि को प्रेरित करता है। ये क्या करता है, वृद्धि को, अस्थि और मांसपेशियों को वृद्धि को प्रेरित करता है, जैसे कि शरीर की वृद्धि होती है। नाम से ही पता है भाई कि अस्थि और मांसपेशियों की वृद्धि को जब प्रेरित करेगा तो शरीर की वृद्धि होगी ही। ठीक है, अच्छा, हाइपोसेल्टेशन अल्पस्रावन जो हम लोग देखे इधर, इसमें क्या होता है, बचपन में बौनापन, वयस्क में शरीर दुबला पतला होना, साइमंड रोग जिसको बोलते हैं,
बचपन में क्या होता है, और इसमें एक हाइपर सिक्रेशन होता है, ठीक है। ये मतलब असंतुलन हो, जब यहाँ पे पढ़े ना कि हार्मोन का जब असंतुलन हो जाता है तो इसको फंक्शनल डिजीज कहते हैं। और जो हार्मोन का स्रावन होता है, देखिए असंतुलन होता है, जब हार्मोन का असंतुलन होता है तो बचपन में क्या बौनापन आपको आ जाएगा, वयस्क में शरीर दुबला पतला होना, साइमंड रोग ना। बचपन में जब ये हाइपर सिक्रेट अति श्रावण हो जाएगा, अल्प श्रावण में ये बीमारी होगा, ये प्रॉब्लम होगा। और जब अति होगा ना, हाइपर होगा ना, तो आपको भीमकायता होगा और एक्रोमीगेली होता है, रूप बिगड़ जाता है, ठीक है, जैसे कि आप इमेज में यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो टीएसएच जो होता है वृद्धि हार्मोन के अधिक श्रावण से भी प्रॉब्लम होता है, कम श्रावण से भी प्रॉब्लम होता है, इसीलिए बैलेंस रहना, ठीक है। और ये आपका वृद्धि हार्मोन देखिए यहाँ से ये चीज़ें बता रहा है, ठीक है। टीएसएच यह थायराइड ग्रंथि को हार्मोन स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है। तो टीएसएच का काम क्या है भाई, तो ये थायराइड ग्रंथि को हार्मोन को स्रावन करने के लिए प्रेरित करता है, ठीक है। अब आइए एसीटीएच देखते हैं। यह हार्मोन अधिवृक्क एड्रिनल जो होता है ना कि कॉर्टेक्स को हार्मोन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करता है। एसीटीएच क्या करता है कि जो अधिवृक्क होता है, एड्रिनल जो होता है ना, उसके कॉर्टेक्स को हार्मोन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करता है, ठीक है। उसके बाद से देखते हैं एलटीएच जो कि प्रोटोलैक्टिन था। यह हार्मोन गर्भावस्था के समय स्तन ग्रंथियों को दुग्ध उत्प्रेरित, देखिए एक बात बता दूं, ये बहुत आसान है याद करना। आप लोग क्या आप जानते हैं, लैक्टो जो होता है ना, लैक्टो जो दूध में ये होता है, तो लैक्टो से आप लोग याद रख सकते हैं ना, लैक्टो ये सिर्फ स्त्रियों में होता है। जब बच्चा वो दूध स्तन पीता है ना, तो दूध को क्या करता है, ये प्रेरित करता है, दूध माने ये करने के लिए, उत्पादन के लिए प्रेरित करता है। तो लैक्टो से आप याद रखिएगा। एसीटीएस से आप लोग याद रखिएगा एड्रीनल, ए से आप लोग याद रखिएगा ना एड्रीनल, तो आप लोग को यहाँ से पता चल जाएगा। और टीएसएच से पता चलेगा आपको, टीएसएच से थायराइड ग्रंथि ना, थायराइड जो है आपका थायराइड वाला है, इसे आपको पता चल जाएगा, ठीक है, वृद्धि हार्मोन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए आपका ये वो क्या बोलते हैं, हाइड्रोसिल जो होता है ना, शायद मुझे भी ये वैसे ही लग रहा है, ठीक है, थोड़ा एक बार आगे देखेंगे, ठीक है। ये वाला है एड्रीनल, हाँ ये वाला है शायद, ठीक है। चलिए एड्रीनल, चलिए यहाँ पे देखते हैं जनन प्रेरक हार्मोन, ठीक है, जो हम लोग देखे थे जीटीएच, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, वृषण जो होता है, टेस्टेस, जो टेस्टेस होते हैं, जो स्पर्म होता है, शुक्राणु होता है। देखिए जीटीएच प्रेरक हार्मोन जो है ना, जनन प्रेरक हार्मोन, इसको दो भागों में बांटा गया है। एक तो वृषण में होता है, एक अंडाशय में होता है, ठीक है, ओवरी में होता है, एक वृषण में होता है। वृषण में आपका शुक्राणु होता है, स्पर्म होता है, और इसमें ओवम होता है, आपका अंडाणु होता है, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को। अब यहाँ से देखेंगे कि जो जीटीएच दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, क्या होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और एक होता है एलएच, ल्यूटिनिजिंग हार्मोन होता है, ठीक है। तो ये थोड़ा मादा प्रजनन तंत्र यहाँ से अब शुरू हो जाता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये हमारे शरीर का ही चीज़ है, ठीक है, शरीर का ही चीज़ है। तो हमको ऐसा इसको सोचना है कि जो हमारे शरीर में फंक्शन होता है ना, उसी को याद रखना है, ठीक है। तो मादा जननांग उदर गुहा के निचले भाग में स्थित सुंडी, जिसको हम लोग पेल्विक कैविटी बोलते हैं, में स्थित होती है, ठीक है। मादा जननांग अंडाणु निर्माण, निषेचन के लिए स्थान, भ्रूण विकास, शिशु के जन्म के महत्वपूर्ण कार्यों के लिए होता है। अंडाशय क्या होता है, ये मुख्य जननांग होता है, जो कि एक जोड़ी पाया जाता है। अंडाशय यह गर्भाशय की दीवारों से जुड़ा होता है। इसका मुख्य कार्य अंडाणु निर्माण करना एवं मादा हार्मोन का स्रावन करना, ठीक है। फैलोपियन ट्यूब क्या होता है, अंडवाहिनी जिसको हम बोलते हैं, अंडाशय से अंडाणु को प्राप्त करता है और निषेचन क्रिया के लिए स्थान देता है, ठीक है। फैलोपियन ट्यूब नलिकाएं जो होती है गर्भाशय से जुड़ी होती है। गर्भाशय एक मोटी और मजबूत मांसपेशियों की बनी थैलेनुमा संरचना होती है, जो कि निषेचन के पश्चात भ्रूण के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। गर्भाशय के मुख्य द्वार पर गर्भाशयी ग्रीवा होती है, जो कि शुक्राणुओं को प्रवेश के मार्ग देती है, ठीक है। योनि मार्ग क्या होता है, वेजिनल ट्रैक्ट जिसको बोलते हैं, सर्विक्स के निचले भाग में अति मोड़ युक्त नालिका उपस्थित होती है, जो संभोग के समय शुक्राणुओं को ग्रहण करती है। योनि मार्ग के अग्रभाग पर दोनों ओर बार्थोलिन नामक ग्रंथियां स्थित होती है, जो उत्तेजना के समय एक संनेहक पदार्थ जो लुब्रिकेंट को स्रावित कर योनि मार्ग का घर्षण कम करती है, ठीक है।
तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। एक फेलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, FSH होता है महिलाओं में। ये अंडाशय में उपस्थित पुटिका फॉलिकल को अंडाणु जनन के लिए प्रेरित करता है। सबसे पहले हाइपोथैलेमस से GnRH हार्मोन निकलती है, जो पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग में GTH हार्मोन के एक प्रकार FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को निकलने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, तो आप लोग समझ सकते हैं इमेज देख करके। चलिए, FSH अंडाशयी पुटिकाओं को अंडाणु जनन के लिए प्रेरित करता है। ये पुटिका में इस कार्य के लिए 14 दिन का समय लगता है। इस दौरान पुटिका फीमेल एस्ट्रोजन हार्मोन निकलना प्रारंभ करती है। अरे वो जो पीरियड का जो ना रहता है वो सब वही सब रहता है। तो लड़की लोग तो ये चीज़ों को अच्छे से जानते हैं, लड़के लोग भी इस चीज़ों को समझ सकते हैं, बहुत आसान है। 14 दिन बाद पुनः पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग LH ल्यूटिनिजिंग हार्मोन स्थापित होता है, जो पुटिका को अंडाणु को फिलिपियन टी में भेजने के लिए प्रेरित करता है। 14वें दिन अंडाणु 24 घंटे तक जीवित रहता है, शुक्राणु 5 दिन तक जीवित रहता है। अंडाणु निकलने के बाद पुटिका खाली हो जाती है, उसे कार्पस ल्यूटियम कहते हैं, जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकलता है। प्रोजेस्टेरोन का कार्य अंततः मातृत्व भीति निर्माण को पूर्ण करना तथा यदि भ्रूण स्थापित होता है तो उसकी देखरेख करना। गर्भावस्था के समय होने वाले उतार चढ़ाव को नियंत्रित करता है, इसलिए इसे प्रेगनेंसी हार्मोन कहते हैं। ठीक है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन गर्भाशय की दीवारों की परत बनाते हैं। अब एक जो जननिक चक्र जो होता है ना, यदि निषेचन की क्रिया नहीं होती है तो 28वें दिन गर्भाशय में बनी अंतः मातृत्व भित्ति का क्षरण होने लगता है और योनि मार्ग के द्वारा शरीर से बाहर निकलने को ही जननिक चक्र कहते हैं। ठीक है, MC जो बोलते हैं ना, MC जो आता है ना। चलिए, जननांग, नर जननांग, मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम अब हम लोगों का आता है यहाँ से। ठीक है, मुख्य कार्य शुक्राणुओं का निर्माण करना, जो परिपक्व एवं मादा जननांगों तक पहुँचाना होता है, जो प्रजनन की क्रिया को संपन्न करता है। अंडकोश थैली, ये एक थैलीनुमा संरचना है जो वृषण को संरक्षित करता है। यह शरीर के तापमान से कम तापमान रखती है, क्योंकि शुक्राणु बनने के लिए तापमान शरीर के तापमान से 2 डिग्री सेल्सियस कम होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा, जो हमारा अंडकोश है ना, वहाँ के तापमान हमारे शरीर के तापमान से 2 डिग्री सेल्सियस कम रहनी चाहिए। ठीक है, तो याद रखिएगा। वृषण जो होता है, अंडकोश जो होता है, टेस्टिस जिसको बोलते हैं, वृषण के शुक्रजन नलिकाओं में शुक्राणु बनते हैं। वृषण के अंतरालों कोशिका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है। ठीक है, एक होता है अंड ग्रंथि, वृषण के ऊपर कुंडलित नलिका होती है, इसी से कुछ समय के लिए शुक्राणु को संचित किया जाता है, एक परिपक्व होकर गति करने लायक बनते हैं। ठीक है, शुक्रवाहिनी नली क्या होता है, तो यह नलिका परिपक्व शुक्राणुओं को एपिडियमिस से प्रोटेस्ट ग्रंथि तक ले जाती है। वीर्य नली एक होता है, सेमिनल वेसिकल्स होते हैं, यह फ्रक्टोज युक्त गाढ़ा तरल शुक्राणुओं में मिला देता है, जो शुक्राणुओं को पोषण करता है और वीर्य का अधिकांश भाग बनाता है। प्रोटेस्टेस्ट ग्रंथि जो होती है, पॉरिस जिसको प्रोटेस्टेस्ट ग्लैंड बोलते हैं, यह वीर्य में एक पदार्थ मिलता है जो क्षारीय बनाता है और मादा जननांग में शुक्राणु को सुरक्षित करता है। कपूर ग्रंथि क्या होता है, संभोग उत्तेजना के समय यह एक क्षारीय पदार्थ स्रावित होता है, जो कि मूत्र मार्ग वीर्य मार्ग को साफ करता है एवं संघनक बनाता है। मूत्र मार्ग क्या होता है, यह मूत्र एवं वीर्य को शरीर से बाहर निकालने का मार्ग होता है। लिंग, यह मादा जननांग में संभोग के समय शुक्राणुओं को स्थानांतरित करता है। अब कुछ नर हार्मोन है यहाँ पे, मेल शुक्र जनन कोशिका एस्पर्टोसाइकल शुक्राणु का निर्माण, लीडिंग कोशिका अंतरालीय कोशिका, लीडिंग सेल इंटस्टियल सेल टेस्टोस्टेरोन निकालता है। सर्टोली कोशिका ये शुक्राणु का पोषण करता है। पीयूष ग्रंथि में होता है आपका, देखिए पीयूष ग्रंथि के जो हार्मोन होते हैं FSH, यह शुक्रजन कोशिकाओं को शुक्राणु निर्माण के लिए प्रेरित करता है। एक LH होता है ICSH इंटरस्टियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यह अंतराली कोशिकाओं को टेस्टोस्टेरोन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करता है। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन क्या होता है, यह नरों में लैंगिक गुणों का विकास करता है, जैसे जननांगों में वृद्धि करना, मांसपेशियों को मजबूत करना आदि। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, निषेचन जिसको बोलते हैं। तो देखिए, फेलोपियन नलिका में शुक्राणु एवं अंडाणु का संयुग्मन ही निषेचन कहलाता है।
इसके पश्चात जाइगोट जो होता है ना, युग्मनज जिसको बोलते हैं, का निर्माण होता है। जाइगोट टू ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट देखिए, जाइगोट तेजी से विभाजित होकर के गेंद के समान 32 कोशिकाओं की संरचना में परिवर्तित हो जाता है, जिसे हम लोग ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। जो ब्लास्टोसिस्ट होता है ना, वो 6 से 7 दिनों में गर्भाशय में स्थापित हो जाता है। ठीक है। मंथ 01 1 से 4 वीक। युग्म से भ्रूण बनता है। 21वें दिन इसका हृदय की धड़कन को सुना जा सकता है। मंथ, दूसरा मंथ में क्या होता है, तो ये 5 से 8 वीक जिसको बोलते हैं, आँख, कान, भुजा आदि निर्माण की प्रक्रिया शुरू है। जो बच्चे का होता है ना, मतलब विकास कैसे होता है उसके बारे में बताया जा रहा है। ठीक है। ये तो सवाल पूछता होगा, इसीलिए ये सारी चीज़ें दिया गया है। तो देखिए, जो बच्चा का विकास होता है यहाँ से शुरू होता है, जाइगोट से। देख रहे हैं, ये गोल टाइप का छोटा सा, फिर ये 2 सेल में ये होता है, फिर 4 सेल में, फिर 8 सेल में, फिर 16 सेल में, फिर ऐसे इस तरह से फिर ऐसे बनता है। देख रहे हैं, ये सारी इमेज से आप थोड़ा समझ सकते हैं। फिर आपका आ जाता है मंथ तीसरा 9 से 12 वीक। इसमें फीटस घूमने लगता है, अंग और अधिक विकसित हो जाता है। मंथ 4 से 6 में 13 से 24 वीक बच्चा लात मारने लगता है, नाखून, बाल आदि विकसित होते हैं। मंथ 7 से 9 जो होता है 25 से 40 वीक होता है, बच्चे का वजन बढ़ता है, लंग्स पूरी तरह परिपक्व हो जाता है, बच्चा जन्म लेने के लिए तैयार हो जाता है बाहर आने के लिए। ठीक है। चलिए, अब जो चाइल्ड बर्थ होता है, प्रसव होता है, लगभग 9 महीने के बाद, जो कि 38 से 40 सप्ताह बच्चे का जन्म हो जाता है। और प्लेसेंटा से 3 प्रकार के हार्मोन निकलता है। एक HCG, ह्यूमन क्रोनिक गोनडोट्रोपिक। ठीक है, गनोडोट्रोपिक। मूत्र में इसकी उपस्थिति होती है तो यह समझ जाता है कि महिला में गर्भ रुका हुआ है। HCG याद रखिएगा इसको। ठीक है। यही जो टेस्ट करते हैं ना बेबी को, मतलब लड़की प्रेग्नेंट है कि नहीं है, तो इसी हार्मोन से पता चल जाता है ना। और एक होता है रिलैक्सिन होता है, यह बेबी बर्थ में सहायता करता है। यह श्रेणी द्वारा जो प्यूबिक सिम्बोसिस द्वारा फैलाता है। ठीक है, ये फैलाता है। और एक प्रोजेस्टेरॉन होता है जो कि प्रेगनेंसी हार्मोन होता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें याद रखिएगा। पीयूष ग्रंथि के पश्च पिंड से निकलने वाले हार्मोन जो होते हैं, उसमें होता है एक ऑक्सीटोसिन होती है और एक वैसोप्रेसिन ADH होता है। ठीक है, इसे दुग्ध स्त्रावक, मिल्क इजेक्टरी हार्मोन बोलते हैं। हार्मोन भी कहते हैं क्योंकि यह स्तन ग्रंथियों में दूध को बाहर निकलता है। ठीक है, फीमेल के दूध जो होता है ना, स्तन में जो दूध आता है उसको ये मिल्क इजेक्टरी हार्मोन है। ठीक है, यह प्रसव पीड़ा को शुरुआत करता है, जो शिशु जन्म में सहायता करता है। इसे बर्थ हार्मोन भी कहते हैं, इसे लव हार्मोन भी कहते हैं। ठीक है, ये हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीटोसिन, इसका नाम है ऑक्सीटोसिन। इसका दुरुपयोग मानव तस्करी में, सब्जी उत्पादन में, मवेशी उत्पादन में होता है। ये भारत में प्रतिबंधित है। एक होता है वेस्पोरेसिन ADH, ये ब्रिक में पुनर्वाशोषण को प्रेरित करता है। इसकी कमी से ब्रिक में जल का अवशोषण कम हो जाता है, जिससे उदकमेह रोग हो जाता है और अत्यधिक मूत्रमार्ग त्याग किया जाता है। ठीक है, अब एक होता है एड्रिनल ग्लैंड, अधिवृक्क ग्रंथि होती है। यह ब्रिक के शीर्ष पे होता है। ये 2 भागों से बना है, एक कॉर्टेक्स से बना है, एक मेडुला से बना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे कॉर्टेक्स में 3 हार्मोन निकलता है। एक आपको कोर्टिसोल, यह उपापचय के लिए आवश्यक है तथा ऊर्जा उत्पादन करता है। एक एल्डोस्टेरोन होता है, यह शरीर में जल एवं लवण संतुलन बनाता है। इसे जीवन रक्षी हार्मोन कहते हैं। ठीक है, एल्डोस्टेरोन को। और एक सेक्स हार्मोन होता है, मेल में एंड्रोजन निकलता है, नरों में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को उत्पन्न करता है। जैसे कि देखिए, ये जो सेक्स हार्मोन है ना, मेल एंड्रोजन निकलता है। ठीक है, और इसमें दाढ़ी मूछे आना, मांसपेशियों को मजबूत होना, आक्रामक प्रकृति, आवाज़ भारी होने लगता है। लड़के लोग का आवाज़ भारी होने लगता है, लड़कियों को थोड़ा धीमा होने लगता है। आवाज़ भारी होना, देखिए विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण, मतलब समझ सकते हो ना, एक्साइटमेंट होने लगता है विपरीत लिंग के प्रति। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं सेक्स हार्मोन। फीमेल में एस्ट्रोजन निकलता है, मादाओं में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को उत्पन्न करता है। त्वचा एवं नितंब ही पर बसा जमना, मतलब फीमेल में जो चीज़ें होती है ना, मतलब क्या बोलते हैं कि जवानी, जब उसको ये होता है ना, मतलब जवान होने लगते हैं, तो उसका ही बताया रहा ना, मैंने हमारे भाषा में जब लड़का जवान होने लगता है तो ये सारी चीज़ें मैंने परिवर्तन देखने को मिलता है। लड़की जब जवान होने लगती है तो त्वचा एवं नितंब जो ही पर बसा जमा हो जाता है। स्तन ग्रंथियों में वृद्धि होती है, पतली आवाज़ होती है। मैं बोला ना कि पुरुषों का आवाज़ भारी होने लगता है
और जो महिलाएं हैं, जो लड़के हैं, उनकी आवाज़ पतली होने लगती है। शर्मीले एवं मृदु व्यवहार होने लगते हैं, नितंब चौड़ा होना और विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण। ठीक है, ये सारी चीज़ें ये रहता है। ठीक है, कुछ पुरुषों में फीमेल हार्मोन ज़्यादा हो जाते हैं तो पुरुषों के स्तन ग्रंथियों में वृद्धि हो जाती है, जैसे कि गाइनोकोमेस्ट्रिया होती है। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बताऊं, आप लोग देखे होंगे, पता नहीं, कुछ लड़कों के ना स्तन बढ़ने लगते हैं। देखिए यहाँ पे इमेज में बताया गया है। ठीक है, कुछ लड़कों के क्या होता है कि लड़कियां की जो ये होती है ना, माने जो स्तन होता है, उसी तरह से लड़कों का भी कुछ स्तन बढ़ने लगता है। उस बीमारी को गाइनोकोमेस्ट्रिया कहते हैं, जिसमें फीमेल हार्मोन ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, पुरुषों के प्रति आकर्षण का बढ़ जाता है। अब आप समझ सकते हैं आगे की चीज़ें क्या होती हैं जो ये होते हैं ना, मतलब आप लोग समझ सकते हैं। जब महिलाओं में मेल हार्मोन ज़्यादा हो जाती है तो चेहरे पे बाल अधिक, दाढ़ी आने लगती है। कितनी लड़कियों को देखिए तो थोड़ा थोड़ा मूछ आने लगता है ना, तो वो मेल हार्मोन उनमें ज़्यादा हो जाता है। चेहरे पे बाल अधिक उगने लगते हैं, जिसे एड्रिनल विरिलिज्म कहते हैं। महिलाओं के प्रति ही आकर्षण बढ़ जाता है, महिला के प्रति ही महिला का आकर्षण, उसको शायद हम लोग बोलते हैं होमोसेक्सुअल ना, ऐसा कुछ बोलते हैं। चलिए देखिए, कुर्सिंग रोग एक होता है, जब कार्टिसोल की मात्रा अधिक हो जाती है ना, तो वजन बढ़ना, हाई बीपी ना, ये कुर्सिंग रोग होता है। एक एडिशन रोग होता है, जब कार्टिसोल की मात्रा कम हो जाती है तो उसमें कमजोरी होता है, थकान होता है। एडिशन रोग आप लोग सुने होंगे। ठीक है, कुर्सिंग रोग में ऐसा होता है और एडिशन में एक ऐसा होता है। मेंडुला से 2 हार्मोन निकलता है। मेंडुला आप लोग गोटा के नाम आप लोग पढ़े ना, मेंडुला। तो मेंडुला से क्या होता है, 2 हार्मोन निकलता है। ठीक है, एक निकलता है कि एक होता है आपका, चलिए आगे देखेंगे कि मेंडुला से 2 हार्मोन निकलता है। एक आपातकालीन हार्मोन जिसको एड्रेनल बोलते हैं हम लोग, लड़ो उड़ो डरो हार्मोन जिसको डू या डाई बोलते हैं, या डू या डाई, करो या मरो हार्मोन बोलते हैं। एक सहयोगी हार्मोन निकलता है। ठीक है, देखिए थायराइड ग्लैंड जो होता है ना, ये हमारे गले में ट्रेकिया के ऊपर उपस्थित होता है। देखिए आप इमेज में यहाँ पे देख सकते हैं, ये थायराइड है। ठीक है, ये थायराइड है और ये उपाचयी क्रियाओं को नियंत्रित करता है और ऊर्जा का उत्पादन करता है। ठीक है, इसे थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। इसे कौन सा हार्मोन निकलता है, थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। ठीक है, अब इसे कमी से होने वाले कुछ रोग है, थायरॉक्सिन जो है, थायराइड से कमी होने वाले हमारे कुछ रोग है, जिसमें क्या होता है ना, हाइपोथायरॉक्सिडी हो जाता है, मोटापा होता है, सुस्ती होता है, बाल झड़ना, ठंड के प्रति असहनशीलता, ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम होती है थायरॉक्सिन की वजह से, थायराइड ग्लैंड के वजह से होता है। ठीक है, चलिए अधिकता के कारण क्या होता है, अगर कमी हो गया तो ये सारी प्रॉब्लम, अगर बढ़ गई है थायराइड तो क्या हो जाएगा, आपको हाइपोथायराइडिज्म हो, वजन घटता है, घबराहट तेज होता है, धड़कन, चिड़चिड़ापन, गर्मी के प्रति असहनशीलता, घेंघा रोग हो जाता है। अब महिलाओं में इसके होने का खतरा पुरुषों की तुलना में 5 से 8 गुना अधिक होता है। ठीक है, तो बात याद रखिएगा। चलिए, पैराथायराइड ग्रंथियाँ जो होती है ना, यह थायराइड ग्रंथि के पिछले भाग में स्थित होता है। ठीक है, और इसे निकलने वाले हार्मोन को पैराथा हार्मोन बोलते हैं, पीटीएच या कोलिपा हार्मोन कहते हैं। यह रक्त में सीए, कैल्शियम को बढ़ने से और फास्फोरस को संतुलित करता है ना, कम करता है। यह रक्त में कैल्शियम की कमी नहीं होने देता है, अस्थियों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है ये। ठीक है, अधिक होने पे क्या हो जाता है, कमजोर अस्थि, जिसमें कि किडनी स्टोन हो जाता है ना। कम होने पे मांसपेशियों में ऐंठन या अकड़न, टिटैनी जैसे प्रॉब्लम होने लगता है। ठीक है, एक पिनियल ग्रंथि होता है, ये अग्रमस्तिष्क के थैलमस में स्थित होता है। पिनियल ग्रंथि जो होता है, जो अग्रमस्तिष्क हम लोग देखे थे ना, उसी के थैलमस में ये स्थित होता है। ठीक है, और ये मेलेटोनिन हार्मोन निकालता है। कौन सा हार्मोन निकलता है, मेलेटोनिन हार्मोन निकलता है। यह पूरी दिनचर्या बनाती है, बायोलॉजिकल क्लॉक को नियंत्रित करता है और इसे प्रकाश हार्मोन भी कहते हैं। ठीक है, इस रोग में क्या होता है ना कि नींद न आना, मौसमी अवसाद जैसे ना, इसे थर्ड आई ऑफ गॉड शिवा भी कहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हैं। ठीक है, इमेज में आप देख सकते हैं। चलिए अब अग्नाशय को देखते हैं। अग्नाशय यह शरीर की दूसरी बड़ी ग्रंथि होती है और ये मिश्रित ग्रंथि होती है। मिश्रित ग्रंथि हम लोग पढ़े थे ना, जिसमें हार्मोन और बाकी सब चीज़ ये होता है। मिश्रित ग्रंथि जिसमें बहिस्त्रावी ग्रंथि, एसिनल कोशिका, अग्नाशयी
और एंजाइम, ठीक है। एक होता है अंतःस्रावी ग्रंथि लैंगरहैंस दीपिका, ठीक है। इमेज में थोड़ा सा यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए ऐसे ही उसकी संरचना होती है, ठीक है। देखिए ये होता है। आइए इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये क्या होता है, अंतःस्रावी लैंगरहैंस दीपिका। अल्फा सेल ग्लूकागोन हार्मोन निकलता है और यह यकृत में ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है और रक्त में ग्लाइकोजन बढ़ा देता है, ठीक है। बीटा सेल के इंसुलिन हार्मोन, ये क्या करता है, यह रक्त में जी के स्तर को बनाए रखता है, ठीक है। और अधिक होने पर यकृत को ग्लाइकोनोजेरिस के लिए प्रेरित करता है, ठीक है। ये गामा सेल क्या करता है, सेमेटोटाइन हार्मोन जो होता है यह इनके स्त्राव को रोकता है ये, ठीक है। इंसुलिन को देखिए, इंसुलिन को 2 भागों में बांटा गया है। एक हाइपो होता है, हाइपो के मधुमेह होता है, एक हाइपर होता है जिसमें इंसुलिन शॉक होता है। मधुमेह में क्या, टाइप 1 टाइप 2 जो 0 से 40 साल तक और 40 से ज़्यादा जो होते हैं उनमें होता है, और इंसुलिन बिल्कुल नहीं बनता है इसमें और इंसुलिन कम बनता है, ठीक है। तो ये इंसुलिन का रहता है, टाइमिंग रहता है। चलिए, तो इस तरह से ये तो इतना ही में कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो हम लोगों ने एक छोटा सा झांकी देखा एडीओ के रिवीजन के लिए, हालांकि पूरा बायोलॉजी देना चाहिए था, मुझे लगा पूरा बायोलॉजी है, लेकिन कोई बात नहीं, जितना आप लोगों ने देखा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।